इसके पहले की कुछ चीजें पूछी जाए। संविधान सभा कब अस्तित्व में आया? संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अस्तित्व में आया? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये तो बताया है हमने। ठीक है, और इसके अस्थायी सदस्य कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष, इन्हीं को क्या बोला जाता है? उद्घाटनकर्ता बोला जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने अस्थायी रूप से अपना कार्यभार कब संभाला? 9 तारीख को तो अस्थायी रूप से संभाला था एस.एन. सिन्हा ने। राजेंद्र प्रसाद ने कब संभाला था? राजेंद्र प्रसाद को बताया है हमने, परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट अध्यक्ष हैं ये, 11 को, 2 दिन बाद। तो ऐसे याद करेंगे कि जो आपका संविधान सभा बना ये 9 तारीख को बना, तो परमानेंटली नहीं था, ये टेम्पोररी था। जो अस्थायी था, अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद ने 2 दिन बाद अपना कार्यभार संभाला। ठीक, ये बात क्लियर है। कैबिनेट मिशन में हमने 3 सदस्य बताए थे, कौन कौन बताए थे बताइए जी। हाँ, इसका चेयरमैन कौन था? अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। ये पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, अब आज कहां से शुरू करना है? संविधान सभा या संविधान लागू होना। लिखिए, पूर्ण रूप से लागू, पहला पॉइंट लिखेंगे, पूर्ण रूप से लागू, यानी कंप्लीटली कब ये लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ जी? लिखिए, 26 ऑफ जैन 1950, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब ये जो बात हम लिखवा रहे हैं कि पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसको जरा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं, पूछा जाता है। हम आगे आपको बताएंगे कि पहले इसके भी लागू हुआ था या क्या काम हुआ था। ये बात हो गई सभी की। अब इसी में लिखेंगे एक पॉइंट करके, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इसी में लिखेंगे इस दिन को, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में। अब रिपब्लिक का मतलब हमने बताया गणतंत्र, क्या बताया है? गणतंत्र। अब ये गणतंत्र क्या चीज है? अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, राइट? ये रिपब्लिक क्या है या गणतंत्र क्या होता है, बताइए। अगर पूछा जाए कि ये गणतंत्र क्या चीज है, तो क्या बताएंगे? गणतंत्र का मतलब होता है, इसको चलो अलग अलग करके बता देते हैं। गण होता है और तंत्र होता है, राइट? ऐसे ही आपने हिंदी पढ़ा होगा, जन, लोग और वृंद, ये लगाकर क्या बनाते हैं? ये लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि मामा का बहुवचन क्या बनेगा, तो क्या बताएंगे जी? मामा लोग हो जाएगा। या चाचा का बहुवचन पूछेगा तो क्या बताएंगे? चाचा लोग हो जाएगा। कभी भी मामा का मामे और चाचा का चाचे नहीं होगा। तो ये लोगों के समुदाय के बारे में बता देता है, राइट? अब गण का मतलब होगा क्या होगा, और तंत्र का मतलब क्या होगा? गण का मतलब होगा लोग, क्या हो जाएगा? लोग या लोगों का समूह। लोग इसका मतलब हो जाएगा। तंत्र का मतलब क्या होता है? जो कनेक्टिंग होते हैं एक दूसरे से, लाइक जैसे रिवर सिस्टम होता है, नदी तंत्र होता है। ठीक, तो एक नदी की कई सारी सहायक नदियां होती हैं, तो इसी तरीके से ये गणतंत्र है, यानी लोगों का जाल है, लोगों का समूह। अब जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर देश में जो मुखिया होता है वो चुना जाता है, वो चुना जाता है। चुनने का मतलब क्या है? मुखिया के लिए इलेक्शन होता है। और अपने भारत देश में मुखिया कौन है? यही गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री कहां से मुखिया हो जाए जी?
देखिए बहुत बेसिक चीजें मैं इसीलिए आपको बता देता हूं कि क्या पता आपके दिमाग में ये चीज ना चल रही हो, या कुछ मिसकंसेप्शन हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। इसीलिए मैं हर एक बेसिक चीज को आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो जो ये रिपब्लिक का मतलब हो जाएगा एक ऐसा देश या राष्ट्र जहां पर मुखिया का चुनाव, चाहे तो लिख लीजिए, अगर भूलने का शक है तो लिख लीजिए, एक ऐसा राष्ट्र या देश जहां पर मुखिया का चुनाव किया जाता है। इट मीन्स कि यहां पर नामित नहीं करा जाता है, या इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो देश का मुखिया होता है ये वंशानुगत नहीं होता है, हेरिडेटरी सिस्टम यहां पर नहीं चलता है। लाइक आपके यहां राष्ट्रपति जो होते हैं ये 5 साल बाद फिर इनका चुनाव होता है। अब अगर लोगों के बहुमत से या लोगों के चुनाव से इन्हें फिर चुन लिया जाता है तो यही बन जाते हैं, अदरवाइज चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ गई कि रिपब्लिक का मतलब क्या होगा कि किसी भी देश या राष्ट्र का जो मुखिया होगा ये चुन करके आएगा, यानी ये नामित नहीं करा जाएगा। नामित और चुने जाने में क्या है डिफरेंस बताइए? एक होता है नॉमिनेट और एक होता है इलेक्ट। तो इलेक्ट इज इक्वली इलेक्शन, और नॉमिनेट का मतलब क्या होता है, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, ये उनकी पर्टिकुलर पार्टी है, ये राज्य व्यवस्था है भैया, ये राज्य व्यवस्था है, पार्टी की बात नहीं चल रही है। पार्टी में तो कुछ भी चल सकता है, ये राज्य व्यवस्था है, इट मींस ये देश की व्यवस्था के बारे में है। तो उसको आप हाँ ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। ब्रिटेन में जो है जो मुखिया होता है, वहां देखो ब्रिटेन में 2 सीन है। अभी एक और बात बताते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक। इन दोनों बातों में जब आप अंतर समझ पाएंगे तो रिपब्लिक और डेमोक्रेट को अच्छे से समझ पाएंगे। जो डेमोक्रेटिक होता है ये क्या होता है बताइए? डेमोक्रेटिक भी हमने बताया है। डेमोक्रेटिक आप बताइए, आपने क्लास ली है डेमोक्रेटिक वाली? हमने बताया कि डेमोक्रेटिक जो है या लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, ये डेमोस और क्रेटोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी लैंग्वेज का शब्द बताया है? ग्रीक, राइट। और इसमें हमने बताया कि डेमोस का मतलब क्या होगा? लोग होगा, और क्रेटोस मतलब रूल, शासन, लोगों के द्वारा शासन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक होता है इसको लोकतंत्र या इसी को प्रजातंत्र बोल देते हैं। ठीक। तो ब्रिटेन की बात को अगर लेंगे तो वहां पर जो मुखिया है वहां पर राजा रानी होते हैं, वो उन्हीं के वंशानुगत हेरिडेटरी चलता है। ठीक। और अपने यहां जो होता है प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। ब्रिटेन में जो प्रेसिडेंट की या वहां राजा रानी का जो प्रभुत्व होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? किंग होता है। ठीक। किंग या क्वीन। बात समझ में आ गई? ये रिपब्लिक वाली। डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या समझेंगे? अभी हमने बताया है कि जनता के द्वारा। ठीक। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, सभी को एक साथ लिख लीजिएगा कि हम लोग डायरेक्ट इनका इलेक्शन नहीं करते हैं, यानी जनता नहीं चुनती है। जन जनता किसको चुनती है? जनता अपने एमपीज एमएलए को चुनती है। जी जी। आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को कभी वोट करा है जो वाइस प्रेसिडेंट हो? वो बाद में बनता है। आप किसको इलेक्ट करके भेजते हैं? आप अपने यहां एमपी या एमएलए को भेजते हैं, फिर वो लोअर हाउस अपर हाउस में जाता है, फिर उस हाउसेस में डिसाइड होता है कि किसको रखा जाए, कौन से पद पर। समझ में आई बात? कैबिनेट जानते हैं, या मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जब कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बढ़ती है इसका मतलब है कि लोगों को कौन कौन से पद या मंत्रालय दिए जाते हैं। तो आप किसको चुनते हैं? आप अपने एमपीज एमएलए को चुनते हैं, किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। अब बनारस में मोदी जी को जिन लोगों ने वोट दिया है वो एज ए किस पोजीशन पर दिया है? एमपीज या एमएलए के पोस्ट पर दिया है उन्हें। उन्हें ये तो नहीं कहा कि यही प्रधानमंत्री है। अगर ये पहले से डिसाइड हो यही प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो कभी कभी तो कोई निर्विरोध जीत जाए, यानी उसके अपोजिशन में ही कोई ना रहे, और कभी कभी तो खूब ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगेंगे कि इस व्यक्ति को नहीं बना जाना चाहिए। ये बात है। ठीक। बात समझ में आ गई पूरी? ठीक है।
ये रिपब्लिक था, इसको आपने लिख लिया, समझ लिया। अच्छा, आगे लिखिए, लागू करने में देरी क्यों हुई? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जी, ये रिपब्लिक हमने बता दिया, रिपब्लिक आपने समझ लिया। रिपब्लिक का मतलब होता है किसी भी देश में जो मुखिया होगा उसका चुनाव होगा। बात समझ में आई? अपने भारत देश में मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन हम और आप नहीं चुनते हैं। हम और आप जिन सदस्यों को, एमपीज, एमएलए को चुनकर भेजते हैं, उनके उन लोगों का जो ग्रुप होता है, यानी जो हमारे मंत्रीज होते हैं, लाइक कोई सा भी, जिनका फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, या जो आपके किसी भी मिनिस्टर का जितने भी मंत्री होते हैं, जो विभाग बटे होते हैं, जान रहे हैं सभी को, उनमें से राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनमें से वोटिंग होती है। बात समझ में आई है? अब डेमोक्रेटिक की बात आ गई, बिल्कुल। अब डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि जैसे हमने मोदी जी को एक एमपी या एमएलए की पोजीशन पर हमने चुना, अब ये किसको चुन रहे हैं? हम एमपी एमएलए को चुन रहे हैं, राइट? अब यही लोग अपने में से एक मंत्री बनाएंगे, जिसको हम एक प्रधानमंत्री बोलेंगे। सभी मंत्रियों में से एक प्रधान होगा, मुख्य होगा, ठीक? हाँ, सभी मंत्रियों में से एक प्रधान होगा, मुख्य होगा। तो अब आप चाहें तो लिख लीजिए, भारत एक डेमोक्रेटिक, या भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लिखिए, फिर और एक बात समझा देते हैं बढ़िया से। बात आपको समझ में नहीं आई? बताइएगा, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, मैं सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। लिखिएगा, भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक देश है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। अब देखिए, रिपब्लिक आपने समझ लिया है, डेमोक्रेटिक में कुछ आपको थोड़ा सा समझने में समस्या है, या समझ लिया है आपने? डेमोक्रेटिक का मतलब है, देखो, ये हमने बता दिया कि मुखिया जनता चुनेगा, गणतंत्र, राइट? अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, बात बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूं, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा क्यों नहीं जा रहा है, इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यानी जो आप हैं, आप सारे के सारे भारतीय, जो भारत के नागरिक हैं, पीपल हैं, लोग हैं, जनसंख्या है, ये लोग अपने एक एक एमपी एमएलए को चुनेंगे, और इन एमपी एमएलए का ग्रुप में से जो है एक व्यक्ति चुना जाएगा, जो मुखिया होगा, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, यानी सारे मंत्रियों में से एक मंत्री होगा। तो लोकतंत्र का मतलब ये हो जाएगा कि लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। अब तो बात समझ में आई होगी। जो आपके स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, यहां पर जो अभी भाजपा सरकार है, यहां पर हम ही लोगों ने चुन करके एक एक मेंबर को भेजा है, और इनकी मेजोरिटी हुई, इसलिए सरकार बनी। तो ये जो लोकतंत्र है, इसका मतलब होता है लोकतंत्र यानी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। और जो गणतंत्र है, इसका मतलब है कि जो किसी भी देश का मुखिया होगा, ये भी चुना जाएगा, यानी ये जो है नामित नहीं करा जाएगा, ये वंशावली के आधार पर नहीं रखा जाएगा। बात समझ में आई? कुल मिलाकर किसकी बात चल रही है? इलेक्शन की बात चल रही है, कि यहां पर जो भी रूल करेगा, ये इलेक्शन के माध्यम से आएगा, ना तो ये वंशावली आएगा, और ना ही किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य होगा कि यही लगातार शासन प्रशासन किए जा रहा है। बात समझ में आ गई है? बताइए, आ गई है? ठीक है। अब लिखिए, इसमें लागू करने में देरी क्यों हुई? लागू करने में देरी क्यों हुई? लागू करने में देरी क्यों हुई? करने में देरी, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब लिखिएगा, नेहरू ने सुझाव दिया कि, नेहरू ने सुझाव दिया कि, नेहरू ने सुझाव दिया कि 26 जनवरी का दिन चुना जाए, 26 जनवरी का दिन चुना जाए, क्योंकि 26 जनवरी का दिन चुना जाए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी का दिन चुना जाए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज
दिवस मनाया गया था। देरी क्यों हुई? क्योंकि नेहरू का ये प्रस्ताव था, सुझाव था, सजेशन था कि हमने स्वराज्य दिवस जो मनाया है ये 26 जनवरी को मनाया है 1930 में। क्या इसके पहले भी स्वराज की बात चली थी? इसके पहले जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1929 में 1929 में ये चर्चा चली थी कि हमें स्वराज्य चाहिए। अब ये स्वराज का मतलब क्या होगा भाई, बताइएगा, आप बताइएगा। स्वराज का मतलब होगा कि जो भी नियम कानून या जो संविधान बन रहा है इसमें कंप्लीटली हमें और हमारे ही लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई बाह्य व्यक्ति का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, जैसा कि नेहरू ने 1938 में ही कह दिया था कि भैया इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। ये बात बता दी थी उन्होंने। ठीक, क्लियर है सभी को? लागू करने में देरी क्यों हुई? लागू करने में देरी क्यों हुई बताइए? 1930 को हो, ठीक है। हाँ, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पहले तो हमने बताया पूर्ण रूप से कब लागू करा गया, तो इसे याद रखिएगा, और इसके साथ साथ हमने लागू करने में देरी क्यों हुई ये बात बताई। ठीक, अब लिखेंगे मूल संविधान। मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब है कि जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ तब की बात चल रही है कि मूल संविधान में कौन कौन सी बातें थी। तो मूल संविधान में सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल यानी अनुच्छेद। मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे बताइए? जो मूल संविधान बना, जी लिखिए, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में यहीं पर एक पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान में, खैर वर्तमान वाला पूछा नहीं जाता, फिर भी लिख लीजिए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 470 प्लस, कहीं कहीं पर आपको 477 478 मिलेगा। आपको अपने याद करने के लिए 470 प्लस या 77 78 लिख ही लीजिए, बट इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अभी तक पूरा नहीं पूछा गया कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। क्यों? क्योंकि जो मूल आर्टिकल आपके हैं 395 भी है, इसके सब आर्टिकल बना बनाकर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया इसके माध्यम से ये बढ़ गई और 470 प्लस हो गई। इसीलिए ये नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाता है, संविधान संशोधन। ठीक, ये बात क्लियर है। आर्टिकल कितने हैं? अब अनुसूचियों की बात करेंगे, शेड्यूल। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। वर्तमान में कितनी? 12 है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने शेड्यूल या कितनी अनुसूचियां थी, तो बताएंगे 8। वर्तमान में कितनी है? 12। यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया। पार्ट लिखेंगे यानी भाग। ये मूल संविधान की बात चल रही है, कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? जी, मूल संविधान में पार्ट्स, जी एग्जैक्ट 22, 22, और वर्तमान में 25। लिखिए, वर्तमान में 25। ये मूल संविधान में जितनी भी बातें, आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स, ये आपसे पूछे जाते हैं, इसको रट कर रखिएगा कैसे भी करके। वर्तमान में अनुसूचियां पूछी जाती हैं, पार्ट्स पूछे जाते हैं, आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, बट हमने बता दिया, इसको भी याद रखिएगा। लिखेंगे नोट। नोट लिखेंगे डैश करके, उसके आगे लिखिए नोट में, हालांकि संविधान 26 जनवरी हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ,
हालांकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कुछ प्रावधान यानी प्रोविजंस, लेकिन कुछ प्रावधान, ब्रैकेट में प्रोविजन लिख सकते हैं अंग्रेजी में, तुरंत, कुछ प्रावधान तुरंत 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, परंतु या लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। सभी ने लिख लिया? बताइए। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। अब ये बात आपको समझ में आई कि ये हमने किस लिए बताया है कि कंप्लीटली जब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना पदभार संभाला तो ये 24 जनवरी था, और जो लागू हुआ कंप्लीटली ये 26 जनवरी था। और हमने बताया कि कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए। कल हमने आपको 3 रीडिंग बताई थी, उसमें लास्ट रीडिंग कब बताई थी? लास्ट रीडिंग बताई थी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो हमने बताया था जाते जाते कि जो ये फाइनल रीडिंग है, इसमें जो भी ड्राफ्ट में काटना छाटना था, जोड़ना घटाना था, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया गया, यानी ये फाइनल रीडिंग थी। इट मींस कि अब आज से ही जो संविधान है ये आपका कार्य में यानी अपनी प्रक्रिया में आ जाएगा, राइट? तो उससे कनेक्ट कर लेंगे कि जब फाइनल रीडिंग जिस दिन खत्म हुई 26 नवंबर 1949, वहीं से उसी दिन से ये संविधान आपका अपने स्वरूप में आया। बट हमने क्या बताया, कंप्लीटली ये कब लागू हुआ बताइए? तो ये 26 का जो तारीख है, डेट, इसको जरूर याद रखेंगे। और जो 26 नवंबर हमने बताया है, ये 26 नवंबर 1949। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, या इसीलिए इसमें ऐसे लिखेंगे 26 नवंबर डैश करके, हम इसीलिए इसमें संविधान दिवस। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, याद रहेगा सभी को? ठीक। अब हमने बताया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट? 26 जनवरी के 2 दिन पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं आपके, कौन? भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को इन्होंने अपने या इन्हें चुना गया अपने पद पर, 24 जनवरी 1950 को। अब 24 के बाद एक तारीख और आती है 25 जनवरी 1950। इस दिन से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसीलिए मतदाता दिवस आपसे पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। तो इसको कनेक्ट करके रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई सभी की? अच्छा, ठीक है, आगे लिखिए। जो प्रावधान हमने बताए हैं उसमें लिखिएगा प्रोविजन या प्रावधान। कौन कौन से प्रावधान तुरंत काम करना शुरू कर दिया? प्रावधान, प्रोविजन। हमने बताया कि जो 26 नवंबर 1949 से ये आपका जो संविधान है ये अपने फॉर्मेट में आ गया, अपने स्वरूप में आया। इसी दिन से कुछ प्रावधान काम करना शुरू कर देते हैं। तो पहला लिखिएगा इसमें कौन सा प्रावधान है? नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला प्रावधान क्या काम करना शुरू कर दिया? नागरिकता। यानी आप ऐसे समझेंगे कि जैसे ही आपका संविधान अपने एक्शन में आ जाता है, वैसे ही अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। तो ऐसे आपको ये कनेक्ट हो जाएगा कि पहली नागरिकता की बात आई। दूसरा लिखिएगा इसमें से चुनाव, इलेक्शन। दूसरी बात कौन सी आई? चुनाव यानी इलेक्शन, चुनाव। दूसरा इलेक्शन। और तीसरा इसमें लिखेंगे अस्थाई संसद, अस्थाई यानी टेम्परेरी पार्लियामेंट, अस्थाई संसद। ये तीन जो चीजें हैं, जब आपका
संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, ये तुरंत ही एक्शन में आ गई, यानी ये चीजें आपकी तुरंत रेगुलेट होना शुरू हो गई, जारी हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया संविधान जैसे ही बना वैसे ये संसद की बात कहां से आ गई? जैसे ही संविधान बना वैसे ही संसद कैसे बन गई? तो आपका जवाब क्या आएगा कि जो हमारी संविधान सभा है, ये संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई थी, यानी डुअल रोल करा था। जब संविधान बन रहा था तो ये संविधान सभा के रूप में एक्शन करी, और जैसे ही संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, वैसे तुरंत तो कोई पार्लियामेंट बन नहीं जाएगी, वैसे ही ये जो संविधान सभा है ये किस तरीके से एक्ट करने लगी? पार्लियामेंट के तरीके से। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे सभी लोग, संविधान सभा के अन्य कार्य, हेडिंग है ये बात। अच्छा, यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को ठीक है। अब लिखिएगा संविधान सभा के अन्य कार्य, अदर वर्क। संविधान सभा के अन्य कार्य, संविधान सभा के अन्य कार्य, और लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य कार्य और महत्वपूर्ण तथ्य। यानी यहां तक आपने समझ लिया कि संविधान जो है ये आपका कंप्लीट कब लागू हुआ, और इसमें जब ये लागू हुआ कंप्लीट, उसके पहले भी कुछ चीजें थी, ये भी आपने देख लिया कि प्रोविजन थे, कौन कौन से प्रोविजन अभी हमने बताए हैं जी। और संसद है, टेम्परेरी पार्लियामेंट की बात बताई है, ठीक। अब इसमें लिखेंगे पहला दोहरी भूमिका, पहला पॉइंट लिखेंगे ड्यूअल रोल या दोहरी भूमिका, दोहरी भूमिका। ड्यूअल रोल, अब अभी अभी हमने ये बात बताई है कि ड्यूअल रोल किसका है? ये संविधान सभा का ड्यूअल रोल है, कि जब ये संविधान बनाने का काम कर रही थी तब तो ये संविधान सभा कहलाई, और जैसे ही संविधान बन गया वैसे ही ये किस चीज में एक्ट करने लगी? संसद के रूप में काम करने लगी। तो इसी में लिखिएगा संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में, संविधान सभा ने क्या लिखा आपने? संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में काम किया, संसद के रूप में काम किया और कानून बनाए यानी लॉज बनाए। पहली संसद के रूप में काम किया और कानून बनाए। क्लियर है सभी का? एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, एक पॉइंट पहला हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे जब संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान सभा संविधान बनाने बैठती तब, जब संविधान सभा संविधान बनाने बैठती तब, यानी इस बात का मतलब समझा आपने? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जब संविधान बनाने बैठती, यानी जो आपका संविधान में 395 आर्टिकल आई, भाग आए, ये सारी चीजें आई, जब वो संविधान बनाने बैठती तब प्रमुख या प्रमुखता, तब प्रमुखता डैश करके लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती तब प्रमुख या हेड कौन है? आप लिख रही हैं, ठीक। तब प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, इस बात को आप समझ कैसे सकते हैं? इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं भैया आपको रटना नहीं है, समझना है, तो आप हमको कैसे समझाएंगे या कैसे इस बात को समझ पाएंगे? हमने बताया था कि जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना बताने के बाद लगभग हर एक क्लास में हमने इसका जिक्र करा है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। अस्थायी कौन बना? ये आप लोग हमें हैरान कर देते हैं।
आप लोगों का फिर भी बहुत सही है। जो मॉर्निंग का बैच है ये द बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि पूरा जितना मैं मेहनत करता हूँ लगभग लगभग मुझे फीडबैक मिलता है। जो शाम का बैच है वो चलिए छोड़िए, कुछ बताने का मतलब नहीं है। उन लोगों का जो टीचर्स हैं उनको प्रमोशन लेना है। उन लोगों का ये हाल है, अब अगर वो वीडियो देखेंगे भी तो अपनी बेइज्जती स्वीकार करेंगे। उनका ये हाल है, अभी बताएंगे अभी भूल जाएंगे, अभी बताएंगे अभी भूल जाएंगे। बहुत बुरा हाल है। तो शाम को मैं थका भी रहता हूँ, लगभग मेरा छठवां घंटा होता है शाम को, और उसमें पूरा जान निकाल लेते हैं ये लोग। फिलहाल छोड़िए। यहाँ पर हमने क्या बताया मॉर्निंग बैच मेरे लिए बहुत सही है कि इसमें चीजें आप कैच करते हैं, समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूछिए, जो चीज नहीं समझ में आता है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं बताता हूं टू द पॉइंट, जो आपको ना समझ में आए पूछिए। ऐसा कुछ नहीं, आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में एक लाइन भी रटने को नहीं कहता हूं। अब ये बात मैं काहे लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि जब संविधान सभा बैठती और संविधान बनाने के लिए बैठती तो हेड कौन होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमने इस बात को कैसे बताया है कि जब अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये कनेक्ट हो जाना चाहिए डायरेक्टली कि जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ही यही है, तो जब संविधान बनेगा सभा में कौन प्रमुखता करेगा? यही करेंगे। तो एकदम जेन्युइन सी बात है, लेकिन पूछा जाता है। ठीक। एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब संविधान सभा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब संविधान सभा कानून बनाने के लिए बैठती, यानी लॉज बनाने के लिए बैठती, जब संविधान सभा कानून बनाने के लिए बैठती तब प्रमुखता, तब प्रमुखता, जब लिख लिया वहां तक, जब संविधान सभा कानून बनाने के लिए बैठती तब प्रमुखता, डैश करके लिखेंगे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और उसमें ब्रैकेट करके लिख लेंगे, ये लोकसभा के या भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। कौन? जीवी मावलंकर। इसके पहले भी हमने बताया है इस बात को। कहां पर बताया है? एक और समिति वगैरह जो हमने बताई थी उसमें बताया था। किसी को याद है कौन सी समिति में जीवी मावलंकर को बताया था? जी। अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? जो लोकसभा अध्यक्ष है, आप देखते हैं कि कोई भी संविधान में संशोधन करना होता है तो एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। अगर यहां से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है फाइनल मुहर लगाता है और वो बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। तो जब बिल कोई आएगा या जब कोई नया कानून बनेगा तो इसमें अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा की बात है जेन्युइनली। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। तो ये बात याद हो जाएगी, बिल्कुल कनेक्ट हो पाएगा। जब लॉज की बात आएगी कि संविधान सभा जब कानून बनाने के लिए बैठेगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? जीवी। हाँ, ऐसे याद कर लेंगे अध्यक्ष तो भी ठीक है, अगर इनका नाम याद कर लेते हैं तो भी ठीक है, जीवी मावलंकर। यहां तक सभी का क्लियर है? ठीक। आगे लिखिए, प्रतीकों को अपनाना, यानी जो सिंबल है इनको कैसे किस तरीके से अपनाया गया। संविधान में प्रतीकों को अपनाना, प्रतीकों को अपनाना। अब प्रतीक में कौन कौन से हैं? जी और जी। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। लिखिए, पहला राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। पहला जो अपनाया गया इसमें लिखिएगा राष्ट्रीय ध्वज। लिखिए लिखिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग का बैच हमारे लिए थोड़ा सा ही कुछ तो आप कनेक्ट करते हैं एटलीस्ट। वहां पर तो बिल्कुल सुन सपाटा है। अब एक बात आपको बता देते हैं, हमने पूछा कि राष्ट्रपति का स्त्री जाति क्या बनेगा, तो लोगों ने क्या बताया? महिला राष्ट्रपति। क्या बनेगा बताइए? आपको भी नहीं पता है क्या? राष्ट्रपति का स्त्री जाति, स्त्रीलिंग हिंदी में अगर पूछेंगे उसका फीमेल जेंडर में क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री का क्या बनेगा? राज्यपाल का क्या बनेगा? वहां पर क्या जवाब आया था? महिला राष्ट्रपति। शाम को हमने जो पूछा शाम को, तो उन्होंने क्या बताया? महिला राष्ट्रपति। फिर सोचिए, खैर छोड़िए। यहां पर लिखिए 22 जुलाई 1947।
राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947, 1947। राष्ट्रध्वज क्या है? राष्ट्रध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रध्वज क्या है? बोलिए, सभी लोग बोलिए। तिरंगा। तिरंगा का मतलब क्या होता है? तीन रंगा। तो राष्ट्रध्वज तिरंगा क्या मतलब है? आपको बोलना है तिरंगा झंडा। क्या बोलना है? तिरंगा का मतलब तो सिर्फ तीन रंगा ही होगा, वहां झंडे का नाम तो आना चाहिए। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट याद रखना है। खैर आप कर जाएंगे वो बात अलग है, बट थोड़ी सी होशियारी आपको बता रहे हैं। ये नहीं, गलत तो ही। अगर कोई पूछेगा नेशनल फ्लैग क्या है, आप बोलेंगे तिरंगा, आपको बोलना है तिरंगा झंडा। तिरंगा का मतलब होता है सिर्फ तीन रंगा। जो तिरंगा बर्फी है, एक जीआई टैग मिला है वाराणसी से, ठीक। याद रखिएगा, ये करंट का है, पूछ लिया जाता है। तिरंगा का मतलब सिर्फ तीन रंगा होता है, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा लिखेंगे, राष्ट्रमंडल का सदस्य या राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको रटा दिया जाए, कुछ आपको समझदार भी बनाना होता है, जो एक टीचर का दायित्व होता है। अगर कोई समझता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक। क्योंकि आपको भी भविष्य में टीचर बनना है, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ क्या चीज है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता। पहले तो लिख लीजिए, 16 मई 1949, 16 1949। अब बताइए कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल जो है, ये क्या चीज है? कॉमनवेल्थ गेम आपने सुना होगा, हाँ बताइए। ये तो आप इसका डायरेक्टली एक मीनिंग बता सकते हैं, बट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका जेन्युइन मीनिंग है। जैसे आपका नाम पूछा जाए क्या है, तो आप अपने नाम का मीनिंग बता देंगे कि ये किससे जुड़ता है, तो ये इसका वर्ड मीनिंग होगा, शब्द का अर्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब ये है, पहली बात तो इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा और ढंग से आपको बताते हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब है कुछ एक ऐसे देश या राष्ट्र एक साथ मिल करके, ग्रुप्स बना करके, सहयोग करके चीजों को आगे बढ़ाएं। जैसे आपका कॉमनवेल्थ गेम होता है, आपने सुना होगा। तो सारे देश जो होते हैं, कुछ देश ये एक मिल करके परस्पर सहयोग से खेलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सीखते सिखाते हैं। अब यहां पर एग्जैक्ट जो मीनिंग आएगी, कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब या कॉमनवेल्थ की सदस्यता लेने का मतलब है वे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। इट मींस कि ब्रिटेन के कॉलोनियल सिस्टम में ये पहले थे। समझ में आई बात? जिन पर ब्रिटेन पहले राज किया करता था, प्रभुत्व था उसका, उन्हीं देशों का ये ग्रुप है। उसी को ये ज्वाइन करा था अपने भारत देश ने, कब? 1949 में। इसके आगे डैश करके लिखेंगे, ये बाध्यकारी नहीं है, भारत जब भी चाहे इससे हट सकता था, क्योंकि अभी बीते समय की बात है। ये बाध्यकारी नहीं था, यह बाध्यकारी नहीं था, कॉमा करके लिखेंगे, भारत जब चाहे इससे हट सकता था, यानी ये बाउंडेड नहीं था। ये बाउंडेड नहीं था। अब देखिए, अगर पूछा जाएगा राष्ट्रमंडल का सदस्यता, आप डेट तो याद कर पा जाएंगे, बट अगर आप राष्ट्रमंडल को नहीं समझ पाएंगे तो कभी तो आपको दिमाग में लगेगा ये क्या चीज है। अगर आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी चीज है, ठीक। आगे लिखेंगे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। जी हाँ, लिखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, ये कब लिया गया? हाँ, 24 जैन 1950। अब देखो, जितनी भी बातें एक डेट या एक ईयर से रिलेट करके हैं, हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि आप इस नोट्स के अलावा अपना भी एक शार्ट नोट बनाइए। कॉपी के कोने में आप चाहें तो एक एक डेट को ऐसे ऐसे सीक्वेंसली लिखिए अपने तरीके से, जो आपको लगे।
जैसे हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बताई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, सदस्य, फिर उसमें उप समितियां बताई थी, या पटेल की समितियां बताई थी, सरदार पटेल की समितियां बताइए, कौन सी समिति की अध्यक्षता करी है सरदार पटेल ने? जी। और ट्राइबल, और ट्राइबल की बात करी थी, और प्रांतों की बात प्राइमरी याद रखेंगे, क्योंकि हमने बताया था लगभग 560-62 देसी रियासतों का एकीकरण इन्हीं ने किया था। किसने? पटेल ने। इन्हीं को बोला जाता है भारत का, ये तो इनको बोलते हैं भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, राइट? ये भी पूछा जाता है। मेरा थोड़ा थोड़ा सा प्रयास है कि साथ में एक दो क्वेश्चन आपको जीके के भी बताते रहे, तो ये आप कैप्चर किया करिए, याद रखा करिए, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब बताइए राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है? अब एक पेज में वंदे मातरम का होमवर्क लिखिए, इसको जितना भी हो सके लिखिए। वंदे मातरम होमवर्क, यहां भी गृह कार्य मिलेगा, आप भी तो जाएंगे, बच्चों को देंगे ना, तो आपको भी मिलना चाहिए। लिखिए वंदे मातरम या राष्ट्रीय गान। अब राष्ट्रीय गान इस समय पार्लियामेंट, इस समय यानी कुछ टाइम पहले, महीने 2 महीने पहले, राष्ट्रीय गान पार्लियामेंट में चर्चा का बहुत विषय था, तो यहां से क्वेश्चन आना मस्ट है किसी भी एग्जाम में, अभी तक 1-2 बार ही पूछ लिया भी है, चर्चा में था। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है तो ये हिस्ट्री का टॉपिक आपके, तो इसीलिए जितने भी पॉइंट्स है इसको सारा का सारा आप, कब ये आया, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में ये कहा गया, किसने शुरू करा, कितने टाइम ड्यूरेशन का है, ये सारी चीजें आपको अपने एंड से समझ लेनी है, याद कर लेनी है। मेरा काम है बताना, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फायदा होगा। क्लियर है? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत लिखिए। पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। अब देखो मैं आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि सीधे क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आपको ढेर सारा गाथा कहानी किताब नहीं मैं छपवा रहा हूं, जो आपके सिलेबस का और जो आपके एग्जाम में पूछा जाना, जो पीवाईक्यू के बेसिस पे हमें जो भी पता है, वो सीधे डायरेक्ट मैं पॉइंट ही लिखा दे रहा हूं। पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब शाम वाले में किसी ने बताया जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए, अब अगर ये तो आपका प्राइमरी है, यानी इसके बाद तो मेंस एग्जाम आते हैं, फिर आगे कैसे काम होगा अगर यही नहीं पता होता है? बस गेट क्वालिफाई नहीं, उनमें से आपके हो सकता है, आप किसके लिए हैं? आपका तो अभी है ना स्टेट वगैरह, तो आपके जैसा कोई था और पुरुष ही था, इसलिए हमने बताया, और आपकी एज से भी ज्यादा था। मतलब दुविधा इस बात की, दुख इस बात की है कि आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट नहीं जानते, तो टीचर कितना एज्यूम करेगा कि आपको क्या क्या नहीं आता है। समझ रहे हैं? इसमें लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खैर लिखिए छोड़िए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पता चलेगा अगर कोई वीडियो देख लेगा तो कहेगा सर जी बहुत बेइज्जती करते हैं। करना पड़ता है, क्या करेंगे, हमारी भी कुछ तकलीफें होती है, किससे बताएंगे, आप ही लोगों से बताएंगे। राष्ट्रपति को लिख लिया आपने, इसमें लिखिए 1-2 पॉइंट। राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। खास बात है चुना गया, इट मींस इलेक्शन हुआ है, लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को चुना गया, इतना लिख लिया सभी ने, चुना गया। ब्रैकेट में लिखिएगा या उसी में एक पॉइंट करके लिखिएगा, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन से, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला। किसकी बात चल रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये पर्टिकुलर लाइन जो आपने लिखा, इसका मतलब पूरा पूरा समझ गए सभी लोग? पूरा पूरा मतलब आपने समझा कि नहीं समझा? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया गया,
24 जनवरी 1950। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट या एज अ इंडियन प्रेसिडेंट एक्ट करना कब शुरू करा, कार्य, हाँ यही बताने का मतलब था कि जिस दिन संविधान लागू हुआ यानी 26 ऑफ जैन 1950 1950। तो ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। पूछता जरूर है कि इन्होंने कार्यभार कब संभाला और इनको नियुक्त कब करा गया, यानी इनको जो है इनका चुनाव कब करा गया। 24 जनवरी 1950, 2 दिन का अलग फर्क है, ऐसे करके याद रखेंगे। और इसी बीच में हमने एक बात बताई 25 जनवरी की, हाँ मतदाता दिवस, और नवंबर में बताया 26 नवंबर को। क्लियर, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? किसी बात में कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, आज जितना भी बताया गया सब क्लियर है? कुछ पूछा जाए? पूछा जाए, आज से ही पूछा जाए या इसके पहले पूछा जाए? एक्चुअली मेरी 10 बजे क्लास होती है इसलिए। ठीक, तो अब यहां से आपने कहां तक लिखा है? चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट जब पूछा जाए, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। आज वाले से पूछा जाए, इसके पहले से पूछा जाए, सबसे पूछा जाए। चलिए बताइए, संविधान किस भाषा का शब्द है? जी, किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, आप दोनों में से कोई भी बताइएगा, संविधान किस भाषा का शब्द है? जोर से बोलिए, खाया नहीं है क्या अभी? कि आज फास्ट है सभी का? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सी भाषा का बताया है? संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस मूल शब्द से बना है, आप बताएंगे? सर हमने पूछा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, तो ये जो है आपने बताया जो है लैटिन भाषा से है, करेक्ट। हमने पूछा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस लैंग्वेज से बना है, किस भाषा से, कौन से शब्द से बना है? भाषा तो आपने बता दिया, कौन से शब्द से बना है? कॉन्स्टिट्यूटियो। संडे को आप आए थे, रिवीजन क्लास जब थी पहली जी। मूल मूल शब्द जो संविधान, संविधान हमने पूछा, सम और विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब रूल यानी नियम कानून। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था जो सबके लिए बराबर नियम कानून कायदे बनाती हो, राइट। अगली बात हमने पूछी जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक शब्द हमने लिखा, इसके बारे में हमने पूछा ये कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे बना है, किस भाषा के शब्द से? आपने बताया कि ये किससे बना है, लैटिन भाषा से बना है, राइट। अब हमने पूछा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? हमने बताया कॉन्स्टिट्यूटियो। किस शब्द से? ये पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कॉन्स्टिट्यूटियो, राइट। और इसके आगे भी अगर पूछ लिया जाए, वैसे पूछा तो नहीं गया है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव है ये इसका पेरेंट शब्द क्या है, इसका पैतृक शब्द, या जो कॉन्स्टिट्यूटिव ये किससे बना है? तो बताएंगे कॉन्स्टिट्यूटियरो। पूछा नहीं गया है बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूटिव जो है ये कॉन्स्टिट्यूटियरो से बना हुआ है। क्लियर है? संविधान का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कौन सी भाषा से कैसे बना है बताइए? क्लियर हो गया? बता ले जाएंगे आगे अब, ठीक है। आज की क्लास में हमने डेमोक्रेटिक बताया, ये किस भाषा से बना हुआ है, कौन कौन से शब्द से? डेमोस और क्रेटोस, ये पूछा जाता है कौन कौन से शब्द से बना है, कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है। रिपब्लिक हमने क्या बताया है, इसका मतलब क्या होगा? रिपब्लिक का मतलब आप बताइए, आप ही को बहुत समझाया है, बताइए। रिपब्लिक का मतलब हमने एक लाइन में क्या बताया है? नो, ये हमने बताया, सुनिए 2 लाइन में दोनों बातें समझिए।
जी, अब बताया आपने सही। हमने बताया जो डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है, इसमें हम कहते हैं कि हमारी प्रजातंत्र है या लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, ये है आपका डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र। रिपब्लिक हमने बताया कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसा देश जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या रिप्रेजेंटेटिव ना कह करके जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, वो चुना जाता है, इलेक्ट करा जाता है, नॉट नॉमिनेट यानी नामित नहीं करा जाता है, ये हेरिडेटरी नहीं होता है, इसका इलेक्शन होता है, ये चुना जाता है। ये हमने बताया है रिपब्लिक का मतलब। तो अब तो सबको क्लियर है रिपब्लिक और डेमोक्रेट का मतलब बता ले जाएंगे। भारत एक कैसा देश है? हमने बताया कि भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, चलिए आज के लिए थैंक यू। और जो भी कुछ एक पॉइंट मैं ज्यादा वैसे भी नहीं आपको बता रहा हूं, जो भी बताया जा रहा है इसको थोड़ा सा याद रखिए जरूर। और जो प्रैक्टिस वगैरह दिए जा रहे हैं